नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। हमेशा इसका स्वागत है। आप याद रखिए, सब्सक्राइब करने का बटन भी दबा दीजिए। भारत अब यूरोप के भी करीब आ रहा है। कितना करीब आ रहा है? जर्मनी के चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं, एक बार फिर यह साबित हो गया कि कंजर्वेटिव का पूरा एक नया दौर पूरी दुनिया में शुरू हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए ही थे और यहां पर भी एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पुरानी वहां की रही है, और वो पराजित हो गए। उनके जो चांसलर, बहुत जिसको कह सकते हैं कि हम लोगों को कष्ट भी हो रहा था, ओलाफ शोल्ज, अब वो उन्होंने बीच में कश्मीर, उनकी पहले सरकार ने, पार्टी ने, जो कहिए आप, भारत ने कश्मीर के मुद्दे को भी जिस तरह उठाया और भारत ने जो झटका दिया, तो बाद में तो ठीक हो गए, बातचीत भी भारत के साथ संवाद हुआ है, लेकिन उनका तख्ता पलट गया। गलत बातें करने पर वहां की जनता ने भी उन्हें नकार दिया। और ये शुभ चिन्ह इसलिए भी है कि भारत जिस तरह से चीन को लेकर के उन कंट्रीज के साथ हमेशा कहता है कि भाई हमारा दर्जा पाकिस्तान और चीन के साथ मत रखिए, हमें वैसे भी जर्मनी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो उनके व्यापार की दृष्टि से चीन के साथ उनका झुकाव था, अब चीन के प्रति धीरे धीरे वैसे भी लगातार कम हो रहा था। रूस के साथ तो टकराव यूक्रेन को लेकर के वैसे भी, यहां तक कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी टकराव यूरोप का और जर्मनी का भी हो चुका है, हो रहा है एक तरह से। वैसा नहीं है जैसा यूक्रेन और रूस के बीच है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के ही अमेरिका से भी अलग दबाव बन गया है। तो भारत की तो चांदी ही चांदी है। ऐसा लगता है कि सचमुच में भारत के लिए दुनिया अपने आप बदल रही है। इसके चमत्कार कहें या भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीति, विदेश मंत्री जयशंकर की नीति, इसे चमत्कार कहेंगे या व्यवहारिक तरीके और कुछ स्थितियों का भी। नहीं कहूंगा कि भारत सरकार में कोई सरकार हो उसके बाद भी स्थितियां दुनिया की कई बार उसका नुकसान भारत को होता है, लेकिन कुछ ऐसा है, ग्रह नक्षत्र जो कहा जाता है, जो कि अब तो महाशिवरात्रि आ रही है, तो आप उस पर कहें कि जय बम बम भोले हो रहा है, बम बम हो रहा है, जर्मनी में भी बम बम होगा, क्योंकि सीडीयू सीएसयू की सरकार बन रही, फिर एसपीडी का पत्ता अब। लेकिन हाँ, दिलचस्प बात यह है कि एसपीडी हो सकता है कि मजबूरी में वो दामन इसका थाम ले, जैसे कहते हैं ना, शरद पवार, अजित पवार साथ आ गए, या एक ऐसा कोई सोच सकता है कि जो पार्टी पराजित हो और वही गठबंधन के लिए एकदम साथ आ जाए। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर तो कई बार होता रहा है, लेकिन जर्मनी में ड्रामा हमेशा चला है, जो गठबंधन वहां भी वर्षों से चलता रहा है एक सरकार के बजाय। जब मैं खुद वहां रहा हूं, वर्षों तक कई बार गया भी हूं, जर्मनी के रेडियो में संपादक था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीति को समझता हूं। एक समय था जब वहां चांसलर हेलमुट श्मिट होते थे, और उसके बाद भी इसी तरह के जो हेलमुट श्मिट रहे, और ऐसी स्थिति में भारत के साथ संबंध, और वो पढ़े लिखे लोग, संपादक, ये भी जैसे कह सकते वकील हैं, जो नए, जिनको नेता के रूप में माना जाता है कि सीडीयू के जो नेता हैं फ्रेडरिक मर्स, अब फ्रेडरिक जो है वो कंजर्वेटिव है बिल्कुल, और उन्होंने सारे इमिग्रेंट की जो पॉलिसी है, जो जिस तरह से अमेरिका कह रहा है, मैंने अवैध लोग जो आ जाते हैं, या वहां पर जो शरणार्थी का प्रावधान है उसके खिलाफ तो प्रस्ताव है। अब उसमें संकट यही है कि यूरोपीय संसद के साथ भी उनका जो संबंध है, यूरोपीय समुदाय के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वहां पर भी ये शर्त है कि नहीं, आप जिस देश में आएगा उसको वहां शरण देनी होगी। और जर्मनी में तो पहले से प्रावधान रहा है, चूंकि ईस्ट वेस्ट का मामला था, लेकिन उनकी इच्छा ये कि कड़े से कड़े आप्रवासन, जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो रहे। तो जो खालिस्तानी कभी जर्मनी में भी घुस जाते थे, कनाडा में तो अब नेचुरली जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का असर हो रहा है वहां तो नहीं, लेकिन जर्मनी में भी कुछ इस तरह की घुसपैठ होती थी। ब्रिटेन जैसी तो नहीं है जहां कुछ लोग घुसे ज्यादा ही रहते हैं, जहां इतनी ज्यादा कड़े पहले से भी कुछ नियम थे।
तो भारत के अनुकूल 2-3 बड़ी बातें हैं जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो ये कि उसकी नीति भारत के प्रति अनुकूल होगी, वो इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएंगे जो एसपीडी के नेता उठाते थे। दूसरा, एसपीडी साथ भी रहेगी तो छोटी दबी हुई पार्टी की तरह से होगी जो मजबूरी में उनके साथ आई है, कंजर्वेटिव पार्टी के शरण में रहना, वरना वहां पर एक और एक्सट्रीम फार राइट जो डर यही है। इसीलिए अभी वो नहीं चाहते कि हमारा खुद ही का जैसा ऐसी स्थिति आ जाए कि हम उसको साथ ले लें। जैसे लोग ये मानते हैं ना कि भाई यदि आप ऐसी पार्टी को साथ ले लेंगे कि अगली बार वही सत्तारूढ़ हो जाए, तो वहां एएफडी जो एक नई पार्टी जो उभरी है, अल्टरनेटिव फ्योर डॉइचलैंड वहां जर्मनी को कहा जाता है। जैसे हम लोग भारतवर्ष कहते हैं, वो लोग डॉइचलैंड कहते हैं। सब लोग वैसे बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन जर्मनी को सामान्य भाषा में पहले वेस्ट और ईस्ट होता था, हम जब रहे, बाद में ईस्ट भी मिल गया। तो अब लेकिन दूसरा पहलू देखिए आप, कम्युनिस्टों का सफाया हो गया, इस पार्टी में 0% समर्थन उसको मिला। जो अभी जो एग्जिट पोल वगैरह सारे आ चुके हैं, परिणाम ही आए हैं, तो लगभग लगता है ये कोई सीटी उसको नहीं होगी। कम्युनिस्ट जो साफ हो गए, एफडीपी जो थोड़ा फ्री डेमोक्रेट जिसको आप कह सकते हैं, जिसको मानी जाती थी, और वो पहले एफडीपी वैसे एसपीडी के साथ हमेशा रही है गठबंधन में, पहले पिछले गठबंधन में भी उनके साथ हो गई थी। ग्रीन्स भी है, तो ग्रीन्स फिर भी अभी इज्जत बची, जो पर्यावरणवादी पार्टी है वहां पर उसने एक अच्छा काम भी किया है परमाणु को लेकर के, उसका अपना जो आपत्तियां रही हैं, और खास करके पर्यावरण को लेकर के ग्रीन्स पार्टी जिस ढंग से उभरी 10-20 वर्षों के पहले, और उसने बड़ा अपने को सत्ता में भी उसका लाभ उनको मिला। लेकिन अब वो भी उतनी आगे नहीं रह पाई है, क्योंकि वही प्रगतिशील तरह के नारे लगाने से, खाली कंपेनर होने से नहीं होता। जनता की भावना, 82% जर्मनी में वोटिंग इस बार हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग उनके कहना चाहिए कि कई दशकों में इतना वोटिंग कभी नहीं हुआ था। लोगों ने भर करके वोट डाला है। अब वहां नहीं कहेंगे भारत की तरह, कह रहे साहब वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहने लगे, एफडीपी कहने लगे, देखिए हमें तो 4% आया, मतलब कुछ हेराफेरी हुई है, वहां नहीं कहेगा कोई भारत की तरह से। और जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते हैं पनडुब्बी को लेकर, व्यापार को लेकर के, और पुराने पनडुब्बी मैंने देखा है कील में जहां बनती है, उस समय जबकि मैं तब रहने भी नहीं गया था, लेकिन ये बात है 77 की, तो जर्मनी के उसमें मैं गया, और जहां पर पनडुब्बी का निर्माण होता, बाद में वहीं से पनडुब्बी हमने शुरुआत में वहां से भी ली, फ्रांस से भी लिया है। तो ऐसी दृष्टि से जर्मनी के साथ हमारे सामरिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। मैक्स मुलर का नाम आप जानते हैं, संस्कृत के लिए वहां बकायदा विभाग रहा है, संस्कृत और पढ़ाई जाती रही है एक विश्वविद्यालय में, खास करके जिसको आप कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में जितनी वहां पर भारत के प्रति एक सम्मान रहा है वो हमने देखा है। भाषा जरूर इंग्लिश की तरह नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ब्रिटेन से ज्यादा सम्मान भारत का जर्मनी में है। और इसलिए हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में बाकायदा जिसको कह सकते हैं, उसमें भारत की हिंदी की भी बड़े बड़े विद्वानों को, चाहे भारत के गे रहे हों, मनोज श्याम जोशी रहे हों, संपादक जो रहे, सब ऐसे साहित्यकार जो बड़े साहित्यकार रहे, उन सबको पढ़ाया जाता रहा है। प्रेमचंद भी पढ़ा गया है, और आधुनिक साहित्य भी पढ़ा जाता है, कविता भी पढ़ी जाती है। संस्कृत तो है ही, संस्कृत और जर्मन को माना जाता है कि मित्र हैं। डोइचे वेले जो रेडियो जर्मन जहां थे, वहां सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम ही इसी पर होता रहा। अब रेडियो एक तरह से उसके बाद अब तो सब दूसरा युग आ गया है, इसलिए हिंदी सेवा की उतनी जरूरत नहीं रही, लेकिन फिर भी वहां संस्कृत का वर्षों तक, दशकों तक संस्कृत का ही एक कार्यक्रम हर सप्ताह सोमवार को, पूरा समाचार विचार सब कुछ उसमें आता था। तो संस्कृत को वहां मान्यता मिली हुई है। इस दृष्टि से जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते के 3 बड़े फायदे हैं। यूरोप में भारत, उसके संबंध जो अच्छे रहे हैं, वो यूरोप में और देशों को भी कह रहा है आप साथ मिलकर चलिए। देखिए अमेरिका से भी हमको, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ चीजों में हम अपना थोड़ा परहेज भी रखते हैं अपनी नीति के हिसाब से। हम ऐसा नहीं चाहते कि अमेरिका की बिल्कुल कठपुतली हो जाए। तो यूरोप भी जब ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब आप हम पर निर्भर मत रहिए, आप अपना कुछ करिए, आप ही लोगों में कमियां हैं, सभी आकर के वहां के उपराष्ट्रपति पहले ही दौरे में कह के चले गए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन समस्या में वो चाहते थे हमारी भागीदारी हो, तो खैर अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात मैक्रोन की हो गई है ट्रम्प से, तो यूरोप के जो संवाद बंद था वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये देखिए कि भारत के लिए, हम तो ये कहते हैं भाई दुनिया से जो रिश्ता हो, हमसे क्या, हमें फायदा क्या है। तो हमें व्यापार की दृष्टि से यदि दूसरे दरवाजे के बजाय, चीन के बजाय यदि अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, और उसी तरह से जर्मनी भी हमारी तरफ देखे, जापान भी हमारा सबसे पुराना मित्रों में से है, ब्रिटेन से है ही, ब्रिटेन के भी व्यापार मंत्री के साथ कल ही बातचीत और हुई है। इस दृष्टि से हमें लगता है कि जो फिर से जो समझौते की बात
ब्रिटेन के साथ है, तो उसको समझ में आ गया है कि दुनिया में भारत के साथ रिश्ता रखना जरूरी है। तो हमारी अपनी शर्तों को लगभग बांधने की स्थिति में ब्रिटेन है, क्योंकि उसकी सारी शर्तें हम माने वैसा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में अब ये एक अध्याय जर्मनी के साथ जो शुरू हुआ, राइन का कहिए आप या बर्लिन की दीवार कहिए, दीवार तो अब रही नहीं। पूर्व जर्मनी जो कहा कम्युनिस्टों से इतना प्रभावित रहा था, जब उसको मुक्ति मिल गई और अब कम्युनिस्टों से ही पूरी मुक्ति मिल गई, तो रूस से उसके संबंध नहीं होंगे और चीन से तो बिल्कुल नहीं होंगे। रूस के साथ उसका अपना परहेज है। रूस से गैस की लेने का बड़ा भारी समझौता हो चुका था, लेकिन अब वो नई परिस्थिति में अब रूस की अपनी शर्तों को माने तभी उसकी ऊर्जा की शक्ति पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट। भोपाल में जर्मनी का डेलीगेशन आया और उसने बाकायदा अनाउंस कर दिया है वहां पर कि बेटी कि हम मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट मीट हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, उनके लिए उनके सामने जर्मन पहुंचे हुए थे। और इससे आप ये मानिए कि जर्मनी भारत की तरफ किस तरह देख रहा है। और खास करके अवैध जो लोग घुसते हैं, घुसपैठ कहिए, जो खालिस्तानी के रूप में जो पहुंचते हैं, उनके प्रति कड़ा रुख होगा। चीन के प्रति कड़ा रुख होगा। उनके साथ संबंध धीरे धीरे, आर्थिक संबंध उनसे कम होगा, भारत की तरफ आएंगे। जो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत की तरफ आएगा। और संबंधों का यूरोप के लिए एक और, जैसे मर्केल के साथ भारत के हमारे संबंध अच्छे थे। बीच में ये शोल साहब जो है कुछ, इसीलिए उनको तो सरकार उनका बिल्कुल इतनी पतन जैसी स्थिति हो गई, जन समर्थन एकदम गिरकर 10-15% कम हो गया और उनकी पराजय हो गई। अब वो ठीक है, पिछलग्गू बन करके रह लेंगे, क्योंकि डर ये भी है कि अगली बार वो जो पार्टी है जो बहुत कठोर कट्टरपंथी पार्टी है वो सत्ता में न आ जाए, जिसको 20% के करीब समर्थन मिल गया है। वहां पर गठबंधन होता है, यदि 25% हो तो दूसरी पार्टी फिर से किसी को साथ लेकर सर हो। इस बार साफ कर दिया है लेकिन फ्रेडरिक ने कि भाई जो कि हम इसके साथ नहीं करेंगे समझौता, जो नई पार्टी उभर करके आई है पिछले ही कुछ वर्षों में, चूंकि ये बहुत कट्टरपंथी है, उससे हमारी सहमति नहीं है। तो थोड़ा लिबरल होगी, लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में इनका नाम ही क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन है, क्रिश्चियन सोशलिस्ट यूनियन है। तो ऐसी स्थिति में ये सही है। और एफडीपी वगैरह जिसका, और सीएसयू का थोड़ा बवेरिया क्षेत्र में जो म्यूनिख वगैरह है, उस पर जो असर रहा है उसका लाभ भी इनको मिलेगा। तो एक ऐसी पार्टी सामने सत्ता में गठबंधन की रहेगी जो भारत के लिए अनुकूल साबित हो। चांसलर भी भारत के अनुकूल एक नीतियां अपनाने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करना चाहिए कि नया दौर होगा और बम बम जर्मनी में से भी आवाज आएगी, बम बम भारत की जय जयकार। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।